नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं इस वक्त की ताजा तरीन खबरें आपके लिए। एक अपडेटेड बुलेटिन। सबसे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। भारी बारिश ने देश के कई इलाकों में मचाई तबाही। दिल्ली में 41 तो हिमाचल में टूटा 52 साल का रिकॉर्ड। उत्तराखंड में भी हाल बेहाल। प्रधानमंत्री मोदी ने की मंत्रियों और अफसरों से बात। बारिश ने लगाई सब्जियों में आग। टमाटर के बाद अब भिंडी, गोभी, शिमला मिर्च भी 100 रुपए के पार। हफ्ते के पहले दिन आज दायरे में रहा बाजार। आरआईएल के सपोर्ट से सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर हुए बंद। आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों में रही बिकवाली, लेकिन मेटल, इंफ्रा, एनर्जी इंडेक्स में दिखी तेजी। आरएसआईएल के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय होने से आरआईएल में जोरदार तेजी का दिन। शेयर 4% की उछाल के साथ इस साल के शिखर पर पहुंचा। मार्केट कैप 18 लाख करोड़ रुपए के पार। दिल्ली अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एलजी को भेजा नोटिस। केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को दी थी चुनौती। फिर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश भर में सबसे बड़ा सर्वे। क्या सोचती हैं मुस्लिम महिलाएं? 25 राज्यों में 884 रिपोर्टरों का ग्राउंड सर्वे। न्यूज 18 नेटवर्क एक्सक्लूसिव। और हुंडई ने माइक्रो एसयूवी एक्स्ट्रा की लॉन्च। स्टाइलिश लुक्स और शानदार फीचर्स के साथ। कीमत 6 लाख रुपए। टाटा की पंच के साथ सीधी टक्कर। इन तमाम खबरों के बीच आज सबसे पहले बात करेंगे बारिश की, क्योंकि बारिश से देश में हाहाकार मचा हुआ है, खासतौर पर उत्तर भारत में। इस बार बारिश ने हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई इलाकों में आफत ला दी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगी और बताएंगी कि बारिश का कहर किस हद तक टूट रहा है। हिमाचल में जहां 52 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड टूट गया, हिमाचल प्रदेश में 2 जगह बादल फटने से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। मनाली में बारिश ने पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। हिमाचल में बाढ़ और बादल फटने से तबाही मची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ ने कहर बरपाया है। घर के घर, बहुमंजिला इमारतें भी पानी में बह गए हैं। ताश के पत्तों की तरह ये घर भरभरा कर गिर गए हैं। बड़े बड़े मकान पानी में बह गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर कारों को पानी का तेज बहाव अपने साथ ले गया है। तो ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। इधर मनाली से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा बता रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। किस तरह जो यहाँ पर ब्यास नदी ने जो रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण कर लिया और बाढ़ से हालात यहाँ पर जो बन चुके हैं, जिसके कारण जो भारी तबाही यहाँ पर हुई। हम इसमें खड़े हैं रामशीलम जो हनुमान मंदिर है, हम वहां पे खड़े और यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरह जो है बाढ़ का पानी जो है मंदिर में यहाँ पर आ चुका और जब पूरा मंदिर जो इसकी चपेट में आ चुका, जो भी सामान यहाँ पे था वो भी जो है ब्यास नदी अपने साथ जो है यहाँ से बहा के ले गई है। तो अगर मैं बात करूं अब तक की, तो संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। करोड़ों रुपए की जो संपत्ति जो है ब्यास नदी की भेंट यहाँ पर चढ़ चुकी है। मनाली से कुल्लू तक की अगर मैं बात करूं तो कई सारे होटल, मकान, वाहन, दुकान जो है इस ब्यास नदी की चपेट में यहाँ पर आ चुका है। और इसके साथ ही अभी तक जो जानी नुकसान है, फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि एक महिला की जो है मलबे में दबने के कारण जो एक आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जाता कि कितने और लोगों की यहाँ पर जो है मृत्यु हुई है, वो अभी यहाँ पर नहीं कहा जाता क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन संपत्ति को जो भारी नुकसान हुआ है, मनाली से कुल्लू के मध्य जो नेशनल हाईवे 3 है वो पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई स्थानों पर जो पूरा का पूरा मार्ग जो है बाधित हो चुका है। इसके साथ ही जो रात की खबर है कि जो आलू ग्राउंड में जो 27 से 28 लोग जो वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें जो प्रशासन द्वारा वहां से जो है सुरक्षित वहां से जो है रेस्क्यू कर दिया गया है। हालांकि हालात अभी भी जो खराब बने हुए क्योंकि बारिश अभी भी जो लगातार यहाँ पे हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदेशा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा बाढ़ जो है इसमें ब्यास नदी में आई हुई है और काफी ज्यादा मलबा जो इसमें आ रहा है। इसके साथ ही जो भुंतर में जो है वहां पर जो सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर भी जो कुछ होटल जो है ब्यास नदी की भेंट वहां पे चढ़ चुके हैं और ब्यास नदी में वो भी जो है यहाँ पर जो है जो उसकी भेंट चढ़ चुके हैं। हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी जो है हिमाचल प्रदेश और कुल्लू जिला में जो लगातार जो है बारिश यहाँ पे हो रही है और लगातार जो है ब्यास नदी यहाँ पर जो अपना रौद्र रूप जो है धारण की और ऐसे में प्रशासन जो है लोगों से लगातार जो है यहाँ पर एहतियात बरतने की यहाँ पर जो है अपील करता हुआ नजर आ। हालांकि कुछ जो संस्थाएं वो सामने आई और वो जो जिन लोगों के जो घर मकान जो है नदी में बह चुके हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने जो है ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था करे और उनका खाने पीने का जो इंतजाम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो ऐसे में लग रहा है कि आगे आने वाले 2 से 3 दिन और जो है मौसम यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है।
जी हाँ, तो ब्यास नदी का कहर मनाली पर टूटा है और सचिन बता रहे थे कि अभी 2-3 दिन और राहत की स्थिति नहीं है। तस्वीरें देखिए, पानी जिस तरीके से घुसा है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया है, ये काफी खौफनाक है, काफी डरावना है। तो इस बार रौद्र रूप धारण करके आया है ये मानसून, और खासतौर पर उत्तर भारत में तो आफत की बारिश लेकर आया। इधर बीते 24 घंटों में कुल 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते 56 लोगों के मौत की भी खबर है। दिल्ली में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश की कुल बारिश सामान्य से अधिक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और बारिश के हालातों को लेकर आज मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है। दिल्ली की हम बात कर रहे थे, तो दिल्ली में सोमवार को स्कूल बारिश के चलते यानी कि आज बंद किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, यानी कि हालत अभी भी यहां से और खराब होती दिखाई दे सकती है। इधर दिल्ली में यमुना का जल स्तर भी खतरे के निशान को ऑलमोस्ट पार ही कर गया है। दिल्ली सरकार ने यमुना के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट भी जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं दिल्ली से हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। बीते 2 दिनों में राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है और आज की बात करें तो आज भी रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बात करें तो खतरे के निशान पर पहुंच गई है यमुना और आप देख सकते हैं कितनी तेजी से पानी का बहाव यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो बहाव है, इसकी गति की बात करें तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सामने जो सफेद खंभा आपको दिखाई दे रहा है, जब हम सुबह में यहां पर आए थे स्थिति को जानने के लिए तो वहां तक ये जल हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो पानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर यमुना के निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें सतर्क रहने की यहां पर हिदायत दी गई है। एक बड़ी वजह यह भी है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी अब तक छोड़ा जा चुका है और प्रशासन की माने तो कल दोपहर तक वो पानी का बहाव भी यमुना में देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो अभी आपको जल स्तर देखने को मिल रहा है उससे ऊपर जाते हुए यहां पर दिखाई देगा। फिलहाल आप देख सकते हैं लोहे के पुल से गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जब जल स्तर खतरे के निशान को पार करता है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो इस लोहे के पुल को भी बंद कर दिया जाता है और इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। करीब 40,000 लोग हैं जो निचले इलाकों में रहते हैं, उन्हें अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो उन्हें वहां से खाली करवा कर उनके घर बार से खाली कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, इसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली में भी हालात अच्छे नहीं हैं। 42 साल का रिकॉर्ड टूटा है और यमुना नदी जैसा आपने देखा कि खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है और अब जब हम बात कर रहे हैं तो शायद उससे भी ऊपर जा चुकी होगी। इधर इस जोरदार बारिश का एक और साइड इम्पैक्ट हुआ है और वो ये है कि सब्जियां हैं जो वो बहुत महंगी हो गई हैं। तो इन महंगी सब्जियों के पीछे क्या कारण है, यहाँ पर हमारे संवाददाताओं ने किसानों से भी बात की है, लोगों से भी बात की है। किसान ज़रूर थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दाम पहुँच गए हैं ऊपर, लोगों की जेब में ऑलमोस्ट आग लग चुकी है। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। इससे खेत से सब्जियों को निकालना और उसको ट्रांसपोर्टेशन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। नतीजा, सब्जियों के दाम भी अब बढ़ने लगे हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टमाटर के दाम बढ़े थे। टमाटर दिल्ली में 140 रुपये किलो से लेकर के 200 रुपये किलो तक मिल रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरी सब्जियों भी बढ़ने लग गई हैं। अगर मैं बात करूं टिंडे की तो 80 रुपये किलो पहुंच गया है। गोभी भिंडी की बात करूं तो भिंडी 70 रुपये। गोभी सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। 120 रुपये से लेकर के 100-150 रुपये किलो तक मिल रही है। खासतौर पर शिमला मिर्च 150 रुपये किलो हो गई है। उसके अलावा अदरक 400 रुपये किलो के आसपास मिल रही है। लहसुन 209 रुपये किलो के आसपास मिल रहा है। बाकी सारी सब्जियां भी यही रेट है, यानी कि दाम काफ़ी
बढ़ गए हैं। और ख़ासतौर पे कि भी हिमाचल में बाढ़ आई है, हिमाचल से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई आती है, हिमाचल से गोभी आती है, शिमला मिर्च आती है, टमाटर आता है, तो वो भी आने में अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उनके दाम आने वाले दिनों में बढ़े रहेंगे। इसके साथ साथ बाकी सारी सब्जियों के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ टमाटर अपना रंग दिखा रहा था, लेकिन अब प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं। प्याज भी पिछले हफ्ते अगर मैं बात करूँ तो 25 रुपये से लेकर के 27 रुपये किलो के आसपास था, आज 32 रुपये से लेकर के 38 रुपये किलो प्याज पहुंच गया है। तो आने वाले दिनों में प्याज भी लोगों को रुला सकता है। तो कुल मिलाकर के आम आदमी को फिलहाल महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए अब लगे हाथ तो बात कर लेते हैं बाजार की। अब जहां पर कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज दायरे में ही कारोबार हुआ। बाजार रिलायंस के सपोर्ट के साथ बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 64 अंक चढ़कर 65,344 पर गया, तो निफ्टी 24 अंक चढ़कर 19,356 पर। आज सबसे ज्यादा बिकवाली अगर बात कहें तो आईटी, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में रही, लेकिन ऑटो, फार्मा शेयरों पर भी आज यहां दबाव देखने को मिला। और अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की, और यहां पर इसे लेकर देश भर में इस वक्त चर्चा गर्म है। लोगों की राय को देश के सामने लाने के लिए अब न्यूज़ 18 नेटवर्क ने देश में एक सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव सर्वे किया है। इस सबसे बड़े सर्वे के सैंपल को देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुटाया गया है। सर्वे में क्या है खास और क्या इसके मायने हैं, आइए आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सर्वे में क्या खास है और ये सर्वे क्या कह रहा है। तो ये मेगा सर्वे है न्यूज़ 18 का। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सर्वे जो सबसे बड़ी इसकी खासियत है, ये मुस्लिम महिलाओं के बीच में किया गया है। महिलाएं, वो भी सिर्फ मुस्लिम महिलाएं। अब क्या सवाल इसमें पूछे गए हैं, सैंपल साइज बड़ा है, लेकिन मैं दो महत्वपूर्ण सवाल यहां पर आपको बताता हूं जो यहां पूछे गए हैं। पहला सवाल है, शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार पर जो कानून है, क्या उसे एक समान होना चाहिए? कितनी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इसका समर्थन करती हैं? तो यहाँ पर 67.2% महिलाएं कह रही हैं कि हाँ, वो मानती हैं कि शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के कानून जो हैं वो एक समान होने चाहिए, जबकि 25.4% का कहना है कि नहीं, वो ऐसा नहीं मानती, और करीब 7.5% के आसपास महिलाओं ने इस पर जवाब नहीं दिया है। एक और अहम सवाल पूछा गया, और वो सवाल ये था कि क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए? तो यहां पर 78.7% महिलाओं का कहना था, जो कि सभी मुस्लिम महिलाएं हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए, 21 साल दोनों की उम्र होनी चाहिए, जबकि 16.6% ने माना कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और करीब 4.5% से ज़्यादा महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि उन्हें फ़िलहाल इस पर कुछ कोई सफाई नहीं है उनके मन में, या वो कुछ कहना नहीं चाहती हैं। अब इस सर्वे के बारे में आपको बता देते हैं, किस तरह का यह सर्वे, कहाँ किया गया, क्या सैंपल साइज रहा। तो कब हुआ? 4 से 8 जुलाई के बीच में सर्वे को किया गया। कितने लोगों के बीच किया गया, कैसे किया गया, किन्होंने किया? तो 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वे को किया गया। ऑलमोस्ट पूरा देश इसके अंदर शामिल है, पूरे देश को कवर किया गया है। सैंपल साइज की बात करें तो 8035 का सैंपल साइज है। इतने लोगों से, इतनी महिलाओं से सवाल पूछे गए, और किस समूह में, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये सभी महिलाएं हैं और सभी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनसे सवाल पूछे गए। यूसीसी का नाम नहीं लिया गया उसमें, लेकिन सवाल उसी से जुड़े थे। कुल 884 जो सर्वेयर्स थे वो पहुंचे इस सर्वे को करने के लिए, जिन्होंने महिलाओं से सवाल पूछे, और 7 अलग अलग सवाल उनसे पूछे गए हैं। तो कुल मिला के ये सर्वे रहा, और इस सर्वे पे ही हम कर रहे हैं आज का आवाज अड्डा। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ आज रात 7:57 पर आज का आवाज अड्डा। यूसीसी पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या जवाब दिए हैं, यूसीसी से मिलेगा महिलाओं को हक, इस बड़े सर्वे पर बड़ी बहस आज शाम 7:57 पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा चुनाव के लिए गांधीनगर से अपना नामांकन भर दिया है। जयशंकर का मौजूदा कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है, जबकि इसके लिए मतदान 24 जुलाई को होगा। नामांकन भरने के बाद जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात की जनता का आभार प्रकट किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए उस फैसले को पलट दिया। इसी अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फिर से दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती बताया है। कोर्ट अगले हफ्ते इस पर आगे सुनवाई करेगा। बैंकों ने रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर आईबीसी नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर चिंता जताई है। बैंकों का कहना है कि किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को एनसीएलटी प्रक्रिया से बाहर करने पर रिकवरी पर असर पड़ सकता है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता आलोक जोशी। तो आलोक, की एक्सक्लूसिव खबर आप लाए हैं, क्या है बैंकों की चिंता? बिल्कुल, देखिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर को दिवालिया कानून से राहत देने के लिए जो सरकार कोशिश कर रही है उसको झटका लग सकता है, क्योंकि बैंकों ने चिंता जताई है और कहा है कि अगर अगर रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोजेक्ट वाइज अगर इंसॉल्वेंसी का ब्लैंकेट नियम बना दिया जाएगा तो इससे काफी गंभीर समस्याएं हो सकती है, खासतौर से रिकवरी में दिक्कत हो सकती है और जो आईबीसी की प्रक्रिया उसमें देरी हो सकती है। साथ ही साथ बैंकों ने यह भी कहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो लोन साइफन ऑफ कर देती हैं, ऐसे में तो पूरी कंपनी पर ही इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया लगाई जानी चाहिए, उनको प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग छांटना नहीं चाहिए। और कम से कम तो जो फ्लैट या प्रोजेक्ट जिसमें रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, कम से कम उनको तो इंसॉल्वेंसी के दायरे में रखना ही चाहिए। तो ये तमाम चिंताएं बैंकों की तरफ से, जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उन्होंने सरकार की तरफ से कहा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब वो रूल इस पर फ्रेम करेंगे तो इस पर जरूर ध्यान रखेंगे। मैं बता दूं कि जो आईबीसी अमेंडमेंट इस पार्लियामेंट सेशन में आने वाला है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर नए रूल्स बनाए जाने हैं, जिसमें कि रियल एस्टेट सेक्टर जो दिवालिया प्रक्रिया से में चल रहे हैं उनको राहत देने की बात है। लेकिन ये बता दूं कि ये सारे जो नए रूल्स होंगे ये नए प्रोजेक्ट्स पे लागू होंगे, नए प्रोजेक्ट्स पे लागू होंगे, पुराने पर नहीं लागू होंगे। तो ये इस तरह की बातें बैंकों की तरफ से की जा रही है और फिलहाल सरकार जब रूल्स बनाएगी तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है आलोक, इसके अलावा एक और अहम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। इस बार इसमें क्या बड़े फैसले आने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, इस बार जो हम कहें कि आम आदमी के लिए क्या है, तो मैं बता दूं कि जो दवाइयां हैं खासतौर से जो इंपोर्ट होती हैं उसमें जो कैंसर जैसी जो रेयर मेडिसिन है, कैंसर जैसी बीमारियों की जो रेयर मेडिसिन है वो सस्ती होती है। डिंटक्सीमैब दवाई आती है 63 लाख रुपए की होती है, उस पर आईजीएसटी काफी ज्यादा लगता है, तो इसको घटाकर 0% करने की बात है। इसके अलावा कुछ और दवाएं जिन पर किन्हीं पर 12% आईजीएसटी, किसी पर 5% आईजीएसटी है, तो इन सबको घटाकर 0 किया जा सकता है। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल में खाने पीने के खासतौर से फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज होती हैं वहां पर भी सस्ता हो सकता है, उसे 5% के दायरे में लाया जा सकता है। अभी उस पर 18%, जैसे एसी रेस्टोरेंट में खाते हैं उस हिसाब से उस पर जीएसटी लगता है, तो यहां पर भी एक आम आदमी को राहत मिल सकती है। इसके अलावा कई और बड़े पेंडिंग मुद्दे हैं, खासतौर से जो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, जिस पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट दी थी लेकिन रिपोर्ट में आम राय नहीं बन पाई थी, तो इस मुद्दे पर भी इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी जो 28% जीएसटी लगाने पर प्रस्ताव है उस पर किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, खासतौर से ऑटो सेक्टर के लिए अहम है कि एसयूवी और एमयूवी की कैटेगरी क्या होनी चाहिए। सरकार इसके लिए 3 अलग अलग पैरामीटर लेके आई है। उसमें कहा गया कि 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियां होंगी, जो 1500 सीसी से ज्यादा का इंजन होगा, या जो ग्राउंड क्लियरेंस 1700 mm होगा, उसमें यह है इसको 22% से लगाया जा सकता है। ये तमाम इश्यूज कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिस्कस हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इन दोनों ही खबरों के लिए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हुंडई की नई कार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। हुंडई ने आज अपनी माइक्रो एसयूवी एक्स्टर को बाजार में उतार दिया है। इसकी कीमत 6 लाख रुपए से शुरू हो रही है। एक्स्टर में कई सारे सेगमेंट फर्स्ट और सेगमेंट बेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। 6 एयरबैग्स के साथ 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर से लैस ये एसयूवी एक्स्टर टाटा पंच को तगड़ी टक्कर दे सकती है। एसयूवी एक्स्टर में क्या है खास, जानने के लिए हमने हुंडई इंडिया के सीईओ तरुण गर्ग से खास बातचीत की। 5.99 लाख में हुंडई की एंट्री लेवल एसयूवी एक्स्टर लॉन्च हो गई है और 40 से ज़्यादा इंडस्ट्री के जो है फर्स्ट एडवांस सेफ्टी फीचर्स के अलावा 20 से ज़्यादा इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स, काफ़ी बोल्ड लुक है इसका। क्या क्या फीचर्स है ये जानते हैं तरुण गर्ग साहब से। सर, इस प्राइस रेंज में तो आपने बहुत ही अट्रैक्टिव गाड़ी उतारी है, अगर इसके फीचर्स की बात करें क्या क्या ऑफरिंग है इस प्राइस में, काफ़ी अगर हम देखें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने सेफ्टी का बहुत खास ख्याल रखा है और अब देखते हैं कि 6 एयरबैग्स को हमने स्टैंडर्ड रखा है। ऑफकोर्स हमने इसमें ASS
स्टील का बहुत ही उपयोग किया, जिससे कि बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसमें 60 कनेक्टेड फीचर्स हैं, इसमें 40 सेफ्टी फीचर्स हैं। इसका डिज़ाइन देखते हैं आप, एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन किया गया है जो कि कस्टमर को बहुत पसंद आने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस 185 होने की वजह से कस्टमर को एक इंडियन रोड्स पे चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। व्हील बेस जो है 2450 का है, जिससे कि एक नया बेंचमार्क अगेन सेट होता है। अगर आप इसमें बात करते हैं, सनरूफ है जो कि खुल जा सिमसिम की तरह आपका सनरूफ खोलेगा। लेकिन स्पेस देखिए आप, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नी रूम मिलने वाला है। और पीछे भी स्पेशली अगर आप देख सकते हैं कि इतना इसमें आपको नी रूम मिलेगा कि और आपका जो अगर हेड के ऊपर की आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर भी। अगर आप इसके जो AV&T देखते हैं 8 इंच का है, उसमें 12 लैंग्वेजेस, जिसमें से 10 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो भी आ सकती हैं। 60 कनेक्टेड फीचर्स हैं, इसमें सब कुछ है। सनरूफ खुलजा सिमसिम की तरह इसमें सनरूफ है। तो मेरा ये मानना है कि इस गाड़ी में वो सब कुछ है, एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर है। 391 का बूट स्पेस है, जिसका मतलब है कि आप देखिए कि इसमें कितना सामान आ सकता है। और आपकी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही कंप्लीट गाड़ी है, क्योंकि इसमें आपको स्पेस मिलेगा, इसमें आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, इसका एक अट्रैक्टिव प्राइस है, इसमें आपको सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि सेफ्टी का एक बहुत महत्व आता जा रहा है और हमने इस गाड़ी में सेफ्टी का खास ख्याल रखा है। और क्योंकि ये कनेक्टिविटी होने की वजह से जो आपकी जो पूरी फैमिली है वो इस कार से कनेक्टेड। और आज इसी नई गाड़ी पर हम करेंगे आज का कंज्यूमर अड्डा कि भाई ये नई एक्स्टर किसको देगी टक्कर, खुद कैसी है, क्या इस सेगमेंट में धमाल मचाने वाली है मिनी SUV सेगमेंट में। आप तो जरूर जुड़िएगा आज 5:57 पर हमारे साथ हुंडई एक्स्टर किससे टक्कर। और आज से सावन के सोमवार शुरू हो गए। इस बार सावन के 8 सोमवार होने वाले हैं। आज देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आज दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं अमरनाथ में भी शिव जी की विशेष आरती की गई। हालांकि बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा फिलहाल रुकी हुई है। इसके अलावा गोरखपुर, दिल्ली, जयपुर, बनारस और हरिद्वार में भी श्रद्धालु शिव मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंचे। हिंदू धर्म में सावन सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन के सोमवारों का व्रत रखा जाता है। और बात फिल्मी दुनिया की, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान का टीजर रिलीज हो गया है। जबरदस्त एक्शन लुक और बेहतरीन डायलॉग से सजे इस टीजर को रिलीज होते ही जोरदार रिस्पांस भी मिला है। इस प्रीव्यू को 1 घंटे में करीब 28 लाख यूजर्स ने देखा है, जिसे देखकर लग रहा है कि किंग खान इस फिल्म से पठान के भी रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इस फिल्म में वे डबल रोल में नजर आएंगे, जहां एक तरफ वो IPS ऑफिसर का रोल करेंगे तो दूसरा किरदार एक विलेन का है। वहीं फिल्म में विजय सेतुपति, नयनतारा और सानिया मल्होत्रा भी दिखेंगी। यह फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है। तो फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें जारी है, कार्यक्रम जारी है और आप सिर्फ एक क्लिक पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ताजा और अपडेटेड खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।